चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 यूनियन बजट। इसका लेक्चर नंबर 5 आज हमारा चलेगा बेटा। 4 लेक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एंड टुडे दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज बेसिकली बजट डेफिसिट का टॉपिक है बेटा। आपने लास्ट क्लास में बजट रेवेन्यू, बजट रिसिट्स और बजट एक्सपेंडिचर डिस्कस किया था बेटा। राइट, हमने अपने खर्चे पढ़ लिए थे, अपने रेवेन्यू पढ़ लिया था, इनकम पढ़ लिया था। तो टुडे विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बजट डेफिसिट। राइट, तो बजट डेफिसिट क्या होता है? वैसे तो बेसिकली आपको बता दूं कॉन्सेप्ट। देखो उसका बेटा, गवर्नमेंट के कुछ खर्चे हैं। गवर्नमेंट के क्या है बेटा? कुछ खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है। सरकार को कुछ पैसे भी तो मिल रहे हैं, रेवेन्यू। कहते हैं जब सरकार के खर्चे ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से, यानी कि जब गवर्नमेंट के खर्चे क्या हो जाते हैं बेटा? ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू से। मान लो रेवेन्यू आ रहा है सरकार को 2 लाख करोड़ का और सर खर्चे हो जा रहे हैं 2.5 लाख करोड़। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या हमारी इनकम 50,000 से कम रह गई? 50,000 करोड़ से कम रहेगी बेटा इनकम। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बजट सॉरी, डेफिसिट। क्या बोलते हो बच्चे? बजट डेफिसिट। क्वेश्चन आता सर इस 50,000 का फिर हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स लोन लोगे, बोरोइंग्स। ठीक है, तो बजट डेफिसिट इज नथिंग सर, जब सरकार के एक्सपेंडिचर बेटा सरकार के रेवेन्यू से कम हो जाते हैं, सॉरी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सरकार के एक्सपेंडिचर सरकार के रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं बेटा। तो उस स्थिति में जितने से हमारे इनकम रिड्यू कम रहती है, वो हमारी डेफिसिट की सिचुएशन को दर्शाता है बेटा। ये हमारे बेसिकली नेगेटिव में चला जाएगा बेटा। तो वो होता है डेफिसिट। क्या होता है बेटा? डेफिसिट। फिर अल्टीमेटली सरकार बेटा इतना पैसा क्या करेगी? बोरो करेगी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ भाई, चलो नोट कर लो इसको। तब तक मैं इसकी डेफिनेशन भी साइड में लिखवा देता हूँ। बजट डेफिसिट refers to a situation when budget expenditure of the government are greater than the budget receipts। ठीक है जी, जब सरकार के बजट एक्सपेंडिचर ग्रेटर हो जाए बेटा किससे? उनके बजट रिसिप्ट से। सर उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे जी? बजट डेफिसिट। क्या बोलेंगे बच्चे? बजट डेफिसिट। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा बेटा। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। सिंपल टॉपिक। चलो फटाफट नोट करो इसको। हो गया जी, नोट हो गया।
Okay. Now let's come to the point. They have some types of budget deficit. तो लिखो types of budget deficit. We have some types of budget deficit. तो तीन तरह के बजट डेफिसिट होते हैं बेटा हमारे पास. ये आपने पढ़ा भी है बेटा 12th क्लास में. पहला रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट. इसमें जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है बेटा वो ये वाला है. रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है जी. तो रेवेन्यू डेफिसिट अभी हम डिस्कस करेंगे. जो इसका बेसिक कॉम्पोनेंट लिख लीजिए. बेसिकली related to revenue expenditure and revenue receipts. लास्ट क्लास में मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया था बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं. बेसिकली related to all expenditure and all receipts. यहाँ पर आपके रेवेन्यू हो गया, कैपिटल हो गया, दोनों आ जाते हैं बेटा. ठीक है. और ये जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली बेटा बोरिंग के केस में आता है जब हम अपने फिस्कल डेफिसिट में से बेटा किसको, इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं. तो अब यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसे इसको लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं. ठीक है. ठीक है. तो ये सिर्फ इंटरेस्ट को डिडक्ट करता है बेटा हमारे फिस्कल डेफिसिट में से. वो हम इसके डेफिनेशन में डिस्कस करेंगे. इतना नोट करो बेटा, फिर एक एक करके इन पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है बेटा वो ये वाला है, फिस्कल डेफिसिट. इसमें कुछ बेसिक सिचुएशन भी हमें डिस्कस करनी है, राइट. वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो फटाफट से आप इनको लिखिए, फिर मैं इनकी डिटेल आपको समझाता हूँ तीनों की. चलिए डू इट फास्ट. डन. ओके. नाउ लिखो डिटेल explanation of revenue deficit. तो लिखिए revenue deficit is related to revenue expenditure. बेटा शॉर्ट में लिखना होगा, पूरा लिखिएगा. revenue receipts of the government. अभी मैंने आपको बेसिकली बताया था ये. दूसरा, this does not include items of capital receipts and capital expenditure. ठीक है. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड नहीं करता. ठीक. बेसिकली इसका मीनिंग आता है बेटा 10. रेवेन्यू डेफिसिट is the excess of
is the axis of revenue expenditure over revenue receipts. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट से, रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो सर इस स्थिति को हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं बेटा, फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। आर डी बोले तो रेवेन्यू डेफिसिट, आर ई बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड आर आर का मतलब बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से। देखो बेटा, कह रहा जी रेवेन्यू जो डेफिसिट होता है वो सिर्फ किससे रिलेट होता है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से और रेवेन्यू रिसिप्ट से ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरा कह रहा है इट डज नॉट इंक्लूड आइटम्स ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के डेटा को इंक्लूड नहीं करता, किसी भी आइटम को इंक्लूड नहीं करता इन दोनों में से। ठीक है। फिर कहते हैं 10 रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ इज द एक्सिस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि जब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएंगे बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो वो जो उस सिचुएशन में जो एक सिचुएशन क्रिएट होगी बेटा, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट। ठीक है। इसका फॉर्मूला आर डी इजकल टू आर ई माइनस आर आर। आर डी का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, आर ई का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आर आर का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। तो ये बेसिकली बेटा रेवेन्यू डेफिसिट को प्रेजेंट कर रहा है बेटा हमारा डेटा। बोलो जी, क्लियर हुआ बेटा सभी के? बोलिए फटाफट से। एवरीवन? ठीक है, नोट कर लिया बेटे? चलो फिर अब आओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। डन। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं सबसे पहले बेटा, थ्योरी। कहते हैं जी फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड अकाउंटिंग फॉर ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो आपका रेवेन्यू हो चाहे वो आपका कैपिटल हो। ठीक है।
नेक्स्ट लिखिएगा, फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल आएगा बेटा ओवर द ओवर द टोटल रेवेन्यू। सुनिएगा, इसमें क्या सिचुएशन रहेगी सर? टोटल रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसिप्ट्स आएंगे, या टोटल रेवेन्यू नहीं, इसको टोटल रिसिप्ट्स लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। टोटल रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स आएगा, बट कैपिटल रिसिप्ट्स में अदर देन बोरोविंग। बोरोइंग के अलावा बेटा जो भी रिसिप्ट होगा वो यहाँ पर कंसिडर होगा बेटा, बोरोइंग को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं जी। एफ डी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। और अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूं बेटा, तो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर लिया जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो पूरा रेवेन्यू लिया जाएगा बेटा, रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट पूरा लिया जाएगा, बट कैपिटल रिसिप्ट्स में से हम एक्सेप्ट कर देंगे बेटा बोरोइंग को। क्वेश्चन आता है सर, बोरोइंग भी तो एक तरह का कैपिटल रिसिप्ट है, फिर उसको हम एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए, बेटा फिस्कल डेफिसिट बेसिकली एस्टिमेट होता है अकाउंटिंग फॉर द ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि इसको जब हम अकाउंट कर रहे होते हैं, एस्टिमेट कर रहे होते हैं बेटा, तो इसके सारे रिसिप्ट्स और सारे एक्सपेंडिचर को लिया जाता है सरकार के, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा जी? एक्सिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट्स। अगेन वही वाली बात आ गई, इससे टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स, यानी कि हमारे टोटल खर्चे टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो गए बेटा, तो इस स्थिति को हम फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन मानते हैं। बट सर जब रेवेन्यू की बात आएगी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स पूरा लेंगे, राइट, एवरीथिंग। बट जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पूरा लेंगे, बट जब कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात आएगी तो कैपिटल रिसिप्ट्स को लेते हुए बेटा बोरोइंग को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये समझ में आया बेटा आपके? बोलो प्लीज। नोट कर लिया आपने? अब सुनते हैं, एक बार देखते हैं बेटा कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स को क्यों नहीं लिया जाता। देखो उधर, मैं आपको ना एक बेसिक एग्जांपल से पहले इसको समझाता हूँ, फिर हम बेटा फिस्कल डेफिसिट पे आएंगे। मान लो सॉरी, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, और एक इसका फ्रेंड है मिस्टर वाई। ठीक है, ये दोनों बेटा शॉप में जाते हैं किसी, कहाँ जाते हैं बेटा? किसी शॉप में। अभी जो मिस्टर एक्स था ना, इसको कुछ क्लोथ्स परचेज करने थे, और इसके पास जो टोटल पैसे थे वो थे 2500 रुपए।
कितने थे बच्चे? 2,500 रुपये इसके पास पैसे थे। अब ये गए भाई साहब दुकान में। जब इस शॉप में गए और इसने क्लोथ्स परचेज करे, तो जो टोटल बिल आया वो आया 3,000 रुपये का। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इसके पास कितने पैसे थे? 2,500 रुपये। यानी कि इसके पास जो इनकम थी, जो रेवेन्यू थे, वो जो रिसिप्ट थे, वो कितने थे बेटा? 2,500। बट जो इसका खर्चा आया, एक्सपेंडिचर आया, वो कितना आ गया? 3,000। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बिल आने से पहले ये 500 रुपये बोरो कर लेता क्या? तो ये 500 रुपये अब किससे बोरो करेगा? अपने फ्रेंड से बोलेगा भाई 500 रुपये ना मुझे दे दे, यानी कि बोरो कर लेगा। इसने 500 ही क्यों बोरो करे बेटा? क्योंकि इतने से इसकी इनकम में कमी आ रही थी, -500। तो इस इतने से कमी आ रही थी ना, दिस इज द डेफिशिट। तो जितना डेफिशिट होता है उतनी ही बेटा हम क्या करते हैं? बोरो। तो बिल्कुल ध्यान सुनना मिस्टर एक्स बेटा, जब तक इसका बिल नहीं आता, हाँ जी, इसको पता नहीं लगता कि मेरे खर्चे कितने हैं, तो क्या ये मिस्टर वाई से बोरो करता क्या? नहीं सर, क्योंकि ये तो एस्टिमेट करके चला था ना, मेरे पास 2,500 रुपये हैं, 2,500 की शॉपिंग कर लूंगा, मुझे बोरो करने की क्या जरूरत है? बट जब इसने एक्चुअल में देखा कि भाई साहब बिल तो ज्यादा आ गया, अब 500 रुपये करूँ क्या? बोरो करने पड़ेंगे ना। यस। तो 500 रुपये बोरो बेटा डेफिसिट से पहले होगा या डेफिसिट के बाद होगा? सर डेफिसिट के बाद होगा। तो वैसे ही बेटा इस मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दो, और मिस्टर वाई को पब्लिक मान लो, आरबीआई मान लो, या फिर वर्ल्ड बैंक मान लो, वट एवर। और इस शॉप को कंट्री मान लो, खर्चा तो देश में करना ना। और स्क्रोल्स को बेटा डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मान लो। तो सरकार के खर्चे, रेवेन्यू कितनी आई बेटा डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के लिए? उसके बाद जो इनकम आई वो कितनी आई बेटा? जो भी आई, टैक्सेस, रेवेन्यू रिसिप्ट, वट जो भी था, 2,500 आई ना। उसके खर्चे कितने हो गए? टोटल खर्चे कितने हो गए बेटा डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर? इसको डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग से कंपेयर कर दो। 3,000। अब सरकार 500 रुपये का बोरो करेगी ना वर्ल्ड बैंक से, आरबीआई से या पब्लिक से, तो ये 500 रुपये सरकार की क्या है बेटा? बोलोइंग। तो क्या टोटल रिसिप्ट में आएगी? ये टोटल रिसिप्ट हो गया ना सरकार का। तो क्या टोटल रिसिप्ट में पहले इंक्लूड कर दोगे बेटा डेफिसिट आने से पहले? नहीं। तो सर कहने का मतलब, एफडी का मतलब ही होता है बोरोइंग। तो जब तक एफडी का पता नहीं होगा आपको, बोरोइंग का पता नहीं होगा, तो जब बोरोइंग का पता ही नहीं बेटा, तो उसको आप रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स में पहले ही कैसे इंक्लूड कर लोगे? क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग कब आएगा बेटा? जब आपका डेफिसिट का पता होगा। जितने से डेफिसिट होगा उतना ही तो पैसा बोरो करोगे। दैट्स वाई बेटा यहाँ पर बोरोइंग्स को टोटल डेफिसिट निकालते वक्त, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट्स में बेटा इंक्लूड नहीं किया जाता। आई होप सो समझ में आ गया होगा। बोलो बेटा, समझ में आया? इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, लिखोगे क्या? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। सभी को क्लियर है ना भाई? शेखर, आप इतने लेट कैसे आ रहे हो भाई? क्लास 8 बजे हुई थी, अब 8:30 बजे ज्वाइन हो रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट, नालायक हो। तो विद दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर हियर, फिजिकल डेफिसिट आल्सो खत्म, आल्सो ओवर हियर, ये भी खत्म हो गया बेटा हमारा। एंड आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो बेटा। हाँ जी, समझ में आ रहा है नालायक हो? डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिशिट। हाँ जी, मैंने जो शेयर परचेस करे हुए हैं, अगर मैं उनको बेच दूं तो वो डिस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। देखो फटाफट से,
प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस between fiscal deficit and interest payment। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका फॉर्मूला होता है जी पीडी इज इक्वल टू एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। पीडी बोले तो प्राइमरी डेफिसिट एंड एफडी बोले तो फिस्कल डेफिसिट, और इंटरेस्ट पेमेंट तो लिखा ही है। इंटरेस्ट पेमेंट किस पे करोगे? बोरिंग पे। और जब हम अपनी बोरिंग पे बेटा इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट में से उसको निकाल के जो बचता है वो प्राइमरी डेफिसिट बचता है हमारा। यानी कि अल्टीमेटली कहने का मतलब है जो इंटरेस्ट पेमेंट वाला एक्सपेंडिचर है बेटा उसको हम साइड कर देते हैं, जो टोटल हमारा डेफिसिट बच गया। अदरवाइज इंटरेस्ट पेमेंट भी तो एक तरह का खर्चा है ना बेटा हमारा। जब मैं इंटरेस्ट पेमेंट करता रहूंगा, हाँ, तो इंटरेस्ट पेमेंट भी तो मेरा एक तरह से एक्सपेंडिचर ही हो गया। और ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा बेटा मेरा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? इंटरेस्ट पेमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि इससे बेटा क्या आपकी किसी एसेट्स में क्रिएशन हो रहा है क्या? नहीं। क्या इससे लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है क्या? नहीं। ओरिजिनल लाइबिलिटी तो आपकी रिड्यूस नहीं होगी बेटा इंटरेस्ट पेमेंट से। ये तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट है जो आप बोरिंग में पे करते हो, राइट? तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, टोटल जो हमारा टोटल डेफिसिट होता है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट वाले एक्सपेंडिचर को निकाल दिया, जो बेसिकली बचा वो हम प्राइमरी डेफिसिट इसको बेसिकली मानते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड आई होप सो आपको समझ में आया हो। हाँ जी, क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। यूनियन बजट इज ओवर हियर, चैप्टर खत्म हो गया बेटा। तो इकोनॉमिक्स में तीसरा चैप्टर है जो हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा फाइनेंशियल सिस्टम वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज दिस चैप्टर इज ओवर।